हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, नो मास्क नो फ्लाइट सेज टफ न्यू DGCA रूल्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है, अभी कुछ रूल्स पास किए हैं कि अगर कोई पैसेंजर मना करता है एक मास्क को ढंग से प्रॉपरली पहनने से और सोशल डिस्टेंसिंग को मानने से, कब? जब वो एक फ्लाइट में क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, तो उसी समय उसके ऊपर नो फ्लाई लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और ये पीरियड हो सकता है कि 3 मंथ का हो, मतलब 3 मंथ को उसके लिए उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए, या फिर मैक्सिमम ये 2 साल तक भी हो सकता है। ऐसा उन्होंने बोला है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास किया था कि अगर कोई पैसेंजर ढंग से नहीं किया जाता है तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, कुछ समय के लिए उनको बैन कर दिया जाता है कि वो एयर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ देखो, कोविड-19 की जो सेफ्टी है, जो प्रोटोकॉल है, उन सबको मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के केसेज इंडिया में दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो DGCA टर्म है, उस टर्म के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और अंडर द एयरक्राफ्ट बिल जो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, उसके अंडर ये आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ओवर 60% ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेज रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र। यहाँ पर केसेज कहाँ पर सामने आ रहे हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लीड हो रहा है, उन सब के बारे में ये आर्टिकल आया है। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया में शनिवार को जितने केसेज आए, जो इस साल के लिए सबसे हाईएस्ट थे, और इन हाईएस्ट केसेज में पिछले 83 डेज में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट डेली बेसिस पे सबसे हाईएस्ट केस आए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र इन सब में, मतलब टोटल इंडिया में जितने एक्टिव केस है उसमें 60% एक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र को फॉलो कर रहा है केरला, फिर पंजाब, फिर कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इंडिया में जो टोटल केस है जो है, इन सारे स्टेट्स में मिलाकर के 87.72% केसेस तो सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट्स में ही फैले हुए हैं। ठीक है, तो देखो, ये कोविड-19 की सेकेंड वेव हो सकती है और इंडिया में जो केसेज हैं वो काफ़ी समय से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कोविड-19 के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उनको हम सबको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तभी हम कोविड-19 से दोबारा बच पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, UN राइट्स पैनल स्लैम्स डिटेंशन ऑफ जारगर। एक देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर, जब उनको दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया तो वो प्रेग्नेंट थी, और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था हमारे इंडिया में, जिसके तहत हमारे 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये जो 6 कम्युनिटी है जो वहाँ माइनॉरिटी में आती हैं, इन 6 कम्युनिटी को अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में प्रवेश कर गई इन कम्युनिटी के लोग, और उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी उनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसमें यह आरोप लग रहा था कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उसके खिलाफ में भेदभाव किया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश की गई है। तो उसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट में इनको गिरफ्तार किया गया। तो अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ये बोला है कि इनकी जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी और जल्द से जल्द उनको छोड़ देना चाहिए। देखो, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं।
ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको प्रमोशन किया जाए। ठीक है, उन सब के लिए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को क्रिएट किया गया था 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस कर दिया था। मतलब पहले इसकी जगह पर अब जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसकी जगह पर पहले और कोई बॉडी थी, उसको रिप्लेस करके 2006 में यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो पहले जो बॉडी थी ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये एज अ सेक्रेटरीट, मतलब ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेक्रेटरीट के रूप में सर्व करता है, और OHCHR का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखो, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। वैसे तो तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज है। डीएमके प्रोमिसेस 75 जॉब्स फॉर तमिल इन इंडस्ट्रीज। देखो, तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर डीएमके और AIADMK दो मेजर पार्टीज हैं। तो डीएमके पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो 5.5 लाख तक वो गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करेंगे, और इंडस्ट्रीज में 75 जो % जॉब है वो तमिल्स को दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मैटरनिटी जो लीव है उसको 12 मंथ तक इंक्रीज कर दिया है, और एक्सपेक्टेंट जो मदर्स हैं उनको 24,000 तक की असिस्टेंस दी जाएगी। एजुकेशन लोन को वेवर किया जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 30 बिलो है और जिन्होंने स्कूलिंग और हायर एजुकेशन तमिलनाडु में की है। LPG सिलेंडर के ऊपर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, और पेट्रोल प्राइस 5 रुपये पर लीटर और डीजल 4 रुपये पर लीटर कम किया जाएगा। इसके अलावा जो मंथली बिलिंग है इलेक्ट्रिसिटी का वो किया जाएगा, किसके बजाय बाई मंथली के बजाय मंथली बिलिंग किया जाएगा, और शॉर्ट और मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन्स को वेविंग किया जाएगा। इसके अलावा जो फिशरमैन हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर लाया जाएगा। सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और 5,000 करोड़ रुपए वो रुपए लगाएंगे किसके लिए, नदियों को लिंकिंग करने के लिए। इसके अलावा जो कैनल्स हैं चेन्नई में उनको क्लीन करने के लिए। तो ये देखो, DMK जो पार्टी है उसका मैनिफेस्टो था। उन्होंने ये सारे प्रोमिसेस किए हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ये सब कुछ तमिलनाडु में करेंगे। नेक्स्ट न्यूज श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका टू बैन बुर्का शर्ट 1000 मदरसाज। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने ये बोला है, राजपक्सा जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसमें, इस पॉलिसी के तहत जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, कहाँ पर, श्रीलंका में, वहाँ पर ये मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि श्रीलंका में बुर्का को जो फेस वेल होता है उसको जल्द ही बैन कर दिया जाएगा। श्रीलंका एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको अफेक्ट करते हैं अगर कोई बुर्का लगा करके रहता है तो। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं बुर्के की वजह से, इसीलिए उसको बैन किया जा रहा है। देखो, जो ये उनके डिसीजन आए हैं, ये पॉलिसी आई है, ये उस समय, अभी कुछ समय पहले जब कोविड-19 केसेस चल रहे थे तो उन लोगों को, जो श्रीलंका गवर्नमेंट है, उन्होंने ये भी बोला कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, बरीड, उनको दफनाया नहीं जाएगा, उनको जलाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। लास्ट में UN को इसमें इंटरवेन करना पड़ा था सॉरी, कि उनके एक तरीके से ये गाइडलाइंस हैं, उनकी ट्रेडिशन है, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर देखो कोविड-19 केसेस से पीड़ित किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक तरीके से संदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, इसी वजह से उनको जलाया जा रहा है। तो देखो, ये एक तरीके से बायस्ड उनका रिजल्ट निकल कर के आया था। उनका एक तरीके से उन्होंने उनकी जो ट्रेडिशन है उनको वायलेट करने वाला उनका डिसीजन था। और अब जो
वो बुर्का को बैन करने वाले हैं श्रीलंका में, वो भी उनको ट्रेडिशन को, उनके जो लॉज हैं, कस्टम्स हैं उनकी सोसाइटी से रिलेटेड, उनको वायलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के लीडर थे पहले, अब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर यशवंत सिन्हा, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। देखो ये पॉलिटिक्स की बात है, कभी कुछ लोग किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कभी कुछ लोग किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यह देखिए, देखो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक बात बोली है, पोल्यूशन लिंक टू वायरस स्प्रेड। उन्होंने बोला है कि PM 2.5 एंड NO2 ये हो सकते हैं कि जो सार्स कोविड-19 2 का जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसके स्प्रेड करने में इनका हाथ हो। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से जो नॉर्मल डिजीज है वो काफ़ी फैल रही हैं, और हो सकता है कि कोविड-19 जो स्प्रेड हो रहा है उसका कारण भी ये पोल्यूटेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, NIA अरेस्ट मुंबई पुलिस ऑफिसर वाजे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुंबई पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो NIA हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2008 में 26/11 अटैक इंडिया में होते हैं, और कारण बताया जाता है कि हमारी जो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इसीलिए NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, इसका काम है कि टेररिज्म को काउंटर किया जाए, और इसीलिए जो सारी एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज इस काम में लगती थी, उनको अलग हटा करके सिर्फ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज, आयुष्मान भारत कैंपेन पिक्स अप पेस। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि जो रूरल एरियाज है उनमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो सके। इसीलिए आपके द्वारा आयुष्मान कैंपेन चलाया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। इसमें 4.7 लाख बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन किया गया एक दिन में, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि आपका 5 लाख तक का बीमा है और आप किसी भी बीमारी का किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवा सकते हो। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर आता है, और इसको 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। बाद में इसका ध्यान रखने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को बनाया गया, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके कि उनका बीमा इंश्योरेंस है। नेक्स्ट न्यूज, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग वाटर लॉन्च्ड, कि जो हमारा जो वाटर है, टैप से जो वाटर आता है जल जीवन मिशन के तहत, नल से जल 2024 तक सभी लोगों का जो घरों में वो टैप से वाटर अवेलेबल हो जाएगा। तो उस वाटर में किस तरीके के केमिकल और बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जो जल जीवन मिशन है उसके तहत ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें आप रीजनेबल रेट्स के ऊपर अपने टैप का जो जल है उसकी क्वालिटी को आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, और पता कर सकते हो कि आपके जल वाटर की जो क्वालिटी है वो किस लेवल की है। देखो, जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री एक न्यू मिनिस्ट्री है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन तीनों को मर्ज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में 2033 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 66 को, ठीक है, मतलब कुछ वाटर लेबोरेटरीज को ही इसके तहत जोड़ा गया है जो ये पता कर सकेंगी कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। इसमें फिर आगे स्लैब डिस्कस किया गया है कि किस तरीके की आपको अगर अपने वाटर की जानकारी हासिल करनी है तो कितने रुपए टेस्ट के लगेंगे, जैसे पीएच लेवल, टर्बिडिटी, एल्केनिटी, इनके बारे में, हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस इनको पता करना है तो सिर्फ 50 रुपये, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन इनकी अगर प्रेजेंस को पता करना है तो 50 रुपये। इसके अलावा फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक इनके बारे में पता करना है तो 100 रुपये, और इसके अलावा 16 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का एक पैकेज है, उसमें 16 वाटर क्वालिटी को पता किया जाएगा तो उसका रुपये है 600।
ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि केमिकल जो टेस्ट है वो 24 घंटे से ज़्यादा समय में नहीं होंगे, लेकिन बायोलॉजिकल जो कंटेमिनेंट्स है उनके रिजल्ट 48 आवर्स में ही जनरेट हो पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखो, मूव टू फेज आउट ओल्डर गवर्नमेंट व्हीकल्स। देखो, इसमें ये बोला गया है कि 1 अप्रैल 2022 से जो व्हीकल 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी एबल नहीं होंगे कि उनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया जा सके। देखो, मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि अगर हम इस तरीके की गाइडलाइंस आते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री के अंडर जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं उनको भी इस तरीके का अप्रूवल नहीं दिया जा सकेगा। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे इंडिया में जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसी को काउंटर करने के लिए ये नई पॉलिसी लाई गई थी कि जो पुराने जो व्हीकल्स है उनको स्क्रैप किया जाए। देखो, इस तरीके की जो पॉलिसीज है उससे ना केवल हम हमारा पोल्यूशन लेवल कम करेंगे, बल्कि जो हमारे टारगेट है, जैसे हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये सब कुछ हमने साइन कर रखा है, उन सारे टारगेट्स को भी हम अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।